हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप बात करेंगे लघु पराशरी के 9वें श्लोक से अग्रिम। जैसे कि पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि लघु पराशरी के प्रथम श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक की व्याख्या में पिछली वीडियो में कर चुका हूं। अब इससे आगे के श्लोक की व्याख्या में करूंगा। तो आगे का 9वां श्लोक लघु पराशरी का क्या कह रहा है? भागव्याधिपत्तेना रंध्रे सोना शुभप्रदा। ठीक है। स एव शुभ संदाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। हम लोग यहाँ बात करेंगे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है। मेष लग्न की कुंडली है। अब कह रहे भागव्याधिपत्तेना रंध्रे सोना शुभप्रदः स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। ठीक है। अब अष्टम भाव, यहाँ पर अष्टम भाव की विशेष करके ध्यान देंगे, क्योंकि भाग्य का यहाँ वर्ण भागव्याधिपत्तेना, भाग्य का ये भाग्य भाव है। भाग्य का व्यय कारक होने के कारण, कौन व्यय कारण? अष्टम भाव। ठीक है। भाग्य का व्यय कारक होने के कारण यह अष्टम भाव सबसे अशुभ भाव माना गया है। ठीक है। क्योंकि श्लोक कह रहा है भागव्याधिपत्तेना रंध्रे सोना शुभप्रदः, फिर स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। ठीक है। यदि वो लग्न का और अष्टम का स्वामी है तो उसमें क्या आ जाती है? शुभता आ जाएगी। यदि वो लग्न का स्वामी होके अष्टम का स्वामी है तो उसमें अशुभता आ जाएगी। अब अष्टम भाव को ही बुरा भाव क्यों कहा जाता है, जबकि लग्न का व्यय कारक द्वितीय, द्वितीय का तृतीय, तृतीय का चतुर्थ, चतुर्थ का पंचम, सप्तम का षष्ठ भाव, ये सब अपने पिछले भाव से व्यय कारक होते हैं। किंतु अष्टम को ही बुरा क्यों कहा जाता है? यदि शरीर का व्यय हो जाए तो वो वापस आएगा, धन का व्यय हो जाए तो वापस आएगा, पराक्रम का व्यय हो जाए तो वापस आएगा, सुख आता जाता रहता है। किंतु यदि भाग्य का व्यय हो गया तो ये जीवन में कभी वापस नहीं आने वाला है। ठीक है। इसलिए अष्टम भाव को बुरा भाव माना जाता है, क्योंकि ये भाग्य का व्यय कारक है। ठीक है। भाग्य का व्यय कारक होने के कारण इसको सबसे बुरा भाव कहा गया है ना। अब आगे श्लोक क्या कह रहा है? केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मार्कत्वेपि च तयोर्मार्कस्थान संस्थितिः। ठीक है। केंद्राधिपत्य दोष, केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः। तो गुरु शुक्र। ठीक है। अब ये श्लोक क्या कह रहा है कि शुभ ग्रहों का केंद्राधिपति जो दोष कहा गया वह गुरु और शुक्र को बलवान होता है। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो। केंद्राधिपति जो दोष कहा गया है वह केवल गुरु और शुक्र को ही बलवान होता है। ठीक है। अब तथा शुभ ग्रहों को मार्कत्व सप्तमे शत्व होने पर भी गुरु शुक्र भी विशेषकर मार्कत दोष हो जाता है। यदि वो केंद्राधिपत्य दोष से युक्त हैं और उसके बाद यदि वो मार्केश हो जाएं या मारक भाव के साथ हो जाएं। ठीक है। यदि वो मार्केश हो जाए और मारक भाव के साथ हो जाए तो उसका दोष जो है वो विशेष करके और हो जाता है। तो तथा केंद्र होकर मारक स्थान में रहना भी गुरु शुक्र का विशेष दोष कारक होता है। इन दोनों में न्यून दोष मार्कत का, ये मार्कत जो मार्कत्व भी, इसका क्या अर्थ है कि मारक और मार्केश अगर हो जाए तो इसका दोष और बढ़ जाता है। ठीक है। केंद्राधिपति जो दोष कहे गए हैं वो गुरु और शुक्र को बलवान होता है। अब बुधत तदनु चंद्रोपि भवत तदनु
तद्विदः, ठीक है। रंध्रेषु सत्व दोषस्तु सूर्य चंद्र मशोर भवेत। ये 11वां श्लोक की व्याख्या क्या कह रही है? बुध तदनु चंद्रोपी, जो केंद्राधिपति दोष कहा गया है, ये सबसे ज्यादा गुरु और शुक्र को लगता है, किंतु उससे भी न्यून किसको लगेगा? बुध को। बुध से भी न्यून चंद्र को, है ना। अब नारंध्रे सप्त दोषस्तु सूर्य चंद्र मसूर भवेद, ठीक है। और कह रहे हैं सूर्य और चंद्र को, सूर्य और चंद्र को अष्टम का दोष नहीं लगता, मतलब ये अष्टमेश मतलब सामान्य अष्टमेश सजन दोष तो रहता है, सामान्य ही, अधिक नहीं लगता है। और क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्र स्वयं अष्टमेश हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो सूर्य और चंद्र दोनों क्या हो जाते हैं? अष्टमेश, ठीक है। अब 12वां श्लोक क्या कह रहा है? कुजस्य कृप नृतत्वे प्रायुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नृतत्वे न कर्मेशत्व मात्रतः। कह रहे हैं कुज, कुजस्य मतलब कुज नैसर्गिक पाप ग्रह हैं, ठीक है। नैसर्गिक पाप ग्रह के कर्मेश केंद्रित होने से जो शुभ कार्य था पीछे कही गई है ना, कही गई है, वह त्रिकोणाधिपति होने से ही समझना, केवल केंद्रित होने से नहीं, अर्थात केवल केंद्रित मात्र होने से उसका स्वाभाविक पापत्व मात्र नष्ट होता है। अतः केंद्राधिपति होकर यदि त्रिकोणाधिपति हो जावे तो उसमें शुभत्व आ जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वाभाविक पाप ग्रह यदि केंद्राधिपति होकर त्रिषडाधिपति हो तो पाप कारक होते हैं। केवल केंद्रेश होने से वो कोई भी ग्रह है अगर केंद्रेश है तो वो अपना पापत्व नष्ट करे, किंतु शुभ फल नहीं देगा। शुभ फल कब देगा? जब वो केंद्र का स्वामी हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से जैसे शनि की राशि है, दशमेश है और एकादशेश है, त्रिषडाय भाव का स्वामी, तो यहाँ पर शनि क्या हो गया? शुभ होता, किंतु एकादशेश का स्वामी है, इसलिए वो क्या हो गया? अशुभ। त्रिषडाय का स्वामी होने पर वो क्या हो गया? अंतिम में अशुभ कारक हो गया, ठीक है। अब जैसे यहां 10 में शनि, एकादश शनि, यहां क्या हो जाएगा? शनि शुभ, क्योंकि केंद्रेश और त्रिकोणे से, इसलिए इसमें क्या आ जाएगी? शुभत्ता, है ना। इसमें क्या आ जाएगी? शुभत्व आ जाएगी। केंद्र त्रिकोणस्यापि नेतत्वे न कर्मे शत्रु मात्रता, केवल केंद्रेश होने के कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ फल नहीं देगा, उसमें त्रिषडाय केंद्रेश होने के अनुसार ही उसका फल कहेंगे, है ना। अब जैसे उदाहरण में केंद्रे सत्वेन पापानां शुभत्वं प्रतिपादितं तत्रोत्र कुज शब्देन पाप एवं प्रबोधितः तथैव कर्म शब्दोपि केंद्रस्थानोपलक्षण लक्षकः धर्म शब्दस्तथा ज्ञेयस्त्रिकोण पदोपादबोधकाः। केंद्रे सत्वेन पापानां पापत्वं चैव नश्यति तदा त्रिकोणाधिपत्येन शुभत्वं तस्व संस्फुटम्, ठीक है। ये समझाने के लिए क्या कह रहे हैं? पाप ग्रहों में केंद्राधिपति होने से इतना भी शुभत्व आता है कि वह अपने पाप फल को नहीं देते हैं। उस हालात में यदि वह किसी त्रिकोण स्थान का भी स्वामी हो तो उसमें शुभ फल प्रदत्त होने पर उचित ही होता है ना। ये श्लोक के माध्यम से समझाया जा रहा है। अब 12वां के पश्चात क्या है? 13वां श्लोक क्या कह रहा है? यद्यद भावेश संयुतो मतलब राहु और केतु, भावेश संयुतो मतलब भाव, ठीक है। यद्यद भावेश संयुतो मतलब किसी भी भाव के साथ, यद्यद भाव गतो वापि यद्यद भावेश संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रहो। यद्यद भावेश संयुतो मतलब भावों के साथ, जिस भाव में
और जिस भावेश के साथ राहु केतु रहते हैं उसी के तरह वो अपना फल करते हैं, क्योंकि राहु केतु क्या है, छाया ग्रह है ना, राहु केतु छाया ग्रह हैं, इसलिए वह जिस भाव के साथ और जिस भावेश के साथ रहेंगे वह उसी प्रकार से उसका फल कहेंगे। ठीक है, समझ में आया ना।